हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और रात 11 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ बेस्ड कंटेंट को। जी हाँ दोस्तों, ये जो 11 बजे की क्लास है ये आप सभी के लिए यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है आपका और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बेसिकली ये प्लान करी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्लास में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हिंदू पिक्स को। तो हिंदू पिक्स में द एडिटोरियल सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आता है हम उसके साथ उस एडिटोरियल को बेसिकली यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कोर्सेज जो है कोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिटेल्ड हैंडआउट्स पाने के लिए आप एक बार ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे के सारे हैंडआउट्स हैं वो अवेलेबल हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी के लिए हम ये जो डेटा है वो प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो चीन और भूटान का मुद्दा है और यही एडिटोरियल सेक्शन में आज के आपके में आया था। तो हम चीन और भूटान के मुद्दे को आप सभी के साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एडिटोरियल था। तो बेसिकली हुआ क्या है कि चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी जो है पेश करी गई है। बेसिकली चीन के द्वारा जो है वो भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी पेश करी गई है। ठीक है, जो चीन की पॉलिसी भी रही है वो एक्सपेंशन पॉलिसी अभी भी रही है और ये चलती भी जा रही है। ऐसा हम भारत के साथ भी देख चुके हैं, तिब्बत के साथ भी देख चुके हैं और अब यहाँ पर भूटान जो है एक तरह से नया टारगेट जो है चीन का बन रहा है। तो भूटान की पूर्वी सीमा पर किसी भी प्रकार से चीन साझा नहीं करती। स्टिल चीन ने दावा किया है कि जो भूटान की पूर्वी सीमा है इस पर हमारी कुछ हिस्सेदारी है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यदि हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में आयोजित होने वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में सम्मेलन में भूटान के संकेतक वन्यजीव अभ्यारण्य को विवादित क्षेत्र बताते हुए चीन द्वारा से प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुदान को रोकने में असफल प्रयास भी किया गया था। तो हुआ क्या बेसिकली कि चीन ने बोला कि भाई पूर्वी सीमा पर हमारा अधिकार है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में कि भाई भूटान को जो सांकेतिक यदि हम बात करें सकेतांग जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके लिए जो अनुदान मिलता है उसको रोकने की भी वहाँ पर बात करी गई, लेकिन ये सफल नहीं हुई और इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस चीन के द्वारा लगातार कोशिशें क्या होती रही थी। हम बात करें तो पूर्व में 1984 में चीन व भूटान के मध्य लगातार वार्तालाप के 24 दौर चले थे। ठीक है, जो कभी ना कभी चाइना के द्वारा ये जो बॉर्डर्स को ऑक्यूपाई करने का इशू क्रिएट हो रहा था उस इशू को लेकर बनते रहे थे, है ना। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो पूर्वी सीमा है बेसिकली भूटान की वो अरुणाचल प्रदेश के तांगवान जिले के साथ स्पर्श करती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है कि भाई ये भूटान को नहीं बल्कि भारत को टारगेट करना चाह रहा है। ठीक है, बेसिकली जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा जो भारत के अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। तो हम सभी को पता है कि जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं चीन के भारत के साथ चलते रहे और कहीं ना कहीं ये पूर्वी सीमा के द्वारा भारत के लिए एक चिंता का विषय जो है बन रहा है और भारत को ही ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें रक्षा विशेषज्ञों की तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना ये है कि चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर जो दावेदारी बढ़ाई जा रही है, दावेदारी बढ़ाने की रणनीति जो चल रही है, इसका अप्रत्यक्ष लाभ उसे डोकलाम क्षेत्र में अपनी दावेदारी मजबूत करने के में मिलेगा। ठीक है, हम सभी को पता है कि डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के बीच चलता हुआ एक विवाद है और कहीं ना कहीं डोकलाम विवाद में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ये चीन ने अपना कदम उठाया हुआ है। साथ ही भूटान और चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र, जकरलुंग क्षेत्र तथा पासममुंग क्षेत्र को लेकर भी विवाद चल रहा है। तो ये तीनों मुद्दे जो हैं ये कहीं ना कहीं चाइना और भूटान के साथ और चाइना और भारत के साथ चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पर भारत, चाइना और भूटान ये तीनों देश हैं। चाइना भूटान के थ्रू भारत को एनकाउंटर करने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ ज़रूर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने बात करी सांकेतिंग वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो यदि हम बात करें सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो जो सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और यह अभ्यारण्य भूटान के सुदूर पूर्वी भाग त्रसीगंग जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रसीगंग डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है
और यह उत्तर और पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्रीज को ये टच करता है भारत में। वहीं ये वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर मुख्य रूप से रेड पांडा और हिमालयी मोनाल तीतर जो है बेसिकली पाया जाता है। और यहाँ के जो बुरुंस का फूल है ये भी बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है, और जो कि फेमस भी हैं काफ़ी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसिकली कुछ एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये डोकलाम रीजन है, ठीक है, ये इंडिया है और ये चाइना है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए जो पूर्वी रीजन है ये इंडिया को टच कर रहा है और चाइना इसके ऊपर अपनी दावेदारी जो है वो पेश करने की कोशिश यहाँ पर चल रहा है। पासमुलंग ये एरिया है, जकरलंग ये एरिया, डोकलाम यहाँ पर है। तो आप सभी तीनों इसको देख सकते हैं कि किसी भी तरह से टच ना होने के बाद भी जो चाइना है दावेदारी पेश कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय लगातार बनता हुआ है। चलिए आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि भूटान जो है वो भूटान और भारत के रिलेशंस कैसे हैं, इसके ऊपर ज़रा हम बात करें और किस तरह भारत जो चाइना है इसका एनकाउंटर करके इसका एक बेनिफिट लेना चाह रहा है। तो देखिए भारत और भूटान जो है वो बेसिकली काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। भारत और भूटान जो हैं वो बेसिकली काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और कहीं ना कहीं जो चाइना है इस चीज़ से अफ्रेड ज़रूर है, ठीक है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से के आधार पर जो भारत और भूटान इनकी मित्रता काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी पुराने सुदृढ़ संबंध जरूर रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत भूटान के संबंध जो हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। यहीं पर 1949 की इंसिडेंट की बात करें तो 1949 में दोनों देशों के मध्य एक मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए थे और इस संधि ने भूटान और भारत के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया था। क्योंकि एक देखिए वर्बल रिलेशन होता है, दूसरा रिटन रिलेशन होता है। तो जो रिटन कंडीशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रांग भी करती हैं। इसके अलावा हम बात करें संबंधों को लेकर तो इस संधि की में जिसकी हमने बात करी 1949 में, यहाँ पर हमने जिस संधि की बात करी है दोस्तों, उसी संधि के बारे में हम बात करें तो इस संधि में भूटान के विदेश संबंधों और उनकी रक्षा का दायित्व जो है वो भारत पर आ गया था। मतलब भारत ने एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो इंटरनेशनल मुद्दे होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे भूटान के, भारत उसको कहीं ना कहीं देखरेख में ज़रूर रहेगा अपनी। और इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया था, अमेंड किया गया था, और जिसमें भारत द्वारा भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया। मतलब भारत ने ये कहा कि अब भूटान को अपनी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रूप से बनानी चाहिए, भारत का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और वर्ष 1968 में भूटान के साथ भारत का एक राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी और 2018 में राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष भी यहाँ पर भारत और भूटान ने पूरे किए। तो होलसमली हम ये बोल सकते हैं कि जो भारत और भूटान के संबंध ये काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। और जो चीन का ये स्टेप है जो कि पूर्वी सीमा को अधिग्रहण करना चाह रहा है भूटान की, तो ये कहीं ना कहीं भारत और उनकी दोस्ती के बीच एक तरह से एक ट्रिगर पॉइंट भी कर रहा है कि भारत कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ले। क्योंकि हम सभी को पता है कि चाइना और भारत बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर जो भारत और भूटान की संधि है तो भूटान के ऊपर ये जो सारे काम करके कहीं ना कहीं भारत को प्रवोक करना चाह रहा है, भारत को मजबूर करना चाह रहा है कि भारत जो है वो चीन के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले। अब बात करते हैं कि भाई जो चाइना ने ये स्टेप लिया है तो इससे भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या भारत के लिए जो चाइना है वो भारत के लिए जो भूटान है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें, जो भूटान है भारत का निकटतम पड़ोसी है, पहली चीज़ तो ये है। और दोनों जो देश हैं ये काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते हैं और दोनों देशों के बीच एक खुली सीमा है और द्विपक्षीय भारत भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा के लिए की गई थी। वर्ष 1971 में बात करें तो भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था और संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालय देशों के प्रवेश का समर्थन भारत ने ही किया था। तो मतलब कहीं ना कहीं भारत ने अपनी दोस्ती को रखते हुए, भारत ने अपनी पॉलिसीज़ को रखते हुए यूनाइटेड नेशन में सदस्यता दिलाने में बहुत बड़ा जो है वो हाथ दिया था, बहुत बड़े जो है एफर्ट्स लगाए थे, ऐसे हम बोल सकते हैं और मान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत के साथ भूटान
मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। मतलब भारत और भूटान के बीच आर्थिक संबंध भी हैं, रणनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध भी हैं और सैन्य संबंध भी काफ़ी सुदृढ़ हैं, है ना। वही हम बात करें, जो भूटान है वो सार्क का संस्थापक सदस्य है और बिम्स्टेक, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी सदस्य रह चुका है। मतलब काफ़ी अच्छे स्तर पर ये रहा है। वही भौगोलिक स्थितियों के कारण जो भूटान है वो विश्व के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हिमालयन तलहटी में पाया जाने वाला देश है और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी दुर्गम है, इस वजह से ये कटा रहता है, एक छोटा सा और गरीब देश माना जाता है। लेकिन जो भूटान है इसने अपनी विश्व में एक अलग जगह भी धीरे धीरे स्थापित करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर हम आगे बात करें कि जो भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भूटान को अकील्स हील्स की संज्ञा दी गई है। अकील्स हील्स की जो है वो संज्ञा दी गई है और यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये दोनों एक दूसरे की ओपन बाउंड्रीज शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं जब ये चाइना इसके ऊपर एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहा है तो इस एनकाउंटर की वजह से भारत के ऊपर एक तरह से प्रेशर बढ़ेगा। यहीं पर हम बात करें, चुंबी घाटी से चीन की सीमा लगभग 80 मील की दूरी पर है। चुंबी घाटी से चीन की सीमा 80 मील की दूरी पर है, जबकि भूटान चीन से लगभग 470 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा भी करता है। ऐसे में चीन के विस्तारवादी रुख के मद्देनज़र भूटान की सीमाओं को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे केवल भूटान अकेले को नहीं बल्कि भारत में बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा हो सकता है। मतलब जो अल्टीमेट नज़र है चाइना की वो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि भारत पर है और भारत को अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए भूटान की सीमाओं को सुरक्षीकरण करवाना भी काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो तिरछी नज़र है चाइना की वो भारत की सीमाओं पर है और भारत के साथ उसकी जो दुश्मनी चल रही है, जो सीमाओं पर विवाद चल रहा है, टेंशन चल रही है, उसको लेकर ये चाइना के द्वारा एक स्टेप लिया गया। भैया हम आगे बात करें कि भारत और भूटान के बीच 605 किलोमीटर लंबी सीमा है। किसके बीच? भारत और भूटान के बीच 605 किलोमीटर लंबी सीमा है और वर्ष 1949 में हुई संधि की वजह से भूटान की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और रक्षा नीति पर भारतीय प्रभाव रहा है। भारत ने हमेशा इस पर अपना सजेशन और इन्फेक्शन जरूर दिया है। अब हम बात करते हैं कि भारत और भूटान के बीच सहयोग क्षेत्र किस तरह से रहे थे। भारत और भूटान के बीच जो हैं वो सहयोग क्षेत्र किस तरह से रहे थे, ज़रा हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो भारत और भूटान के बीच जो सहयोग क्षेत्र रहे हैं संधि के चलते, वो पर्यावरण क्षेत्र में रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में रहे हैं, शिक्षा और छात्रवृत्ति के क्षेत्र में रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में रहे हैं। स्थिरता और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भारत ने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद की है भूटान की। वहीं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया तथा नेपाल BBIN परियोजना भी जो है ये इन दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। इसी के अलावा क्षेत्र में चीन के भौगोलिक आकार तथा आर्थिक विस्तार को रोकना भी इन दोनों देशों की जो संधि थी उसमें शामिल रहा था। और विकास की आधारित खुशहाली दोनों देशों के लिए, साथ ही जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के तहत दोनों देशों का साथ मिलकर कार्य करना, ये सभी चीज़ें जो हैं वो संधियों में रही हैं और भारत भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र ये रहे हैं हमेशा। अब बात करते हैं कि भारत और भूटान के बीच जो व्यापारिक परिदृश्य हैं वो किस तरह से, मतलब जो फाइनेंशियल और ट्रेड इंपॉर्टेंस हैं भूटान की भारत के लिए या भारत की भूटान के लिए, वो किस तरह से हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दोस्तों ये जो हम इतनी डिटेल में आपको पढ़ रहे हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपका जो GS का पेपर होता है जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए ये जो टॉपिक्स होते हैं एडिटोरियल्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही आपके ऐसे राइटिंग में भी ये चीज़ें मदद करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें आपको UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती हैं, है ना। तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको देखें, साथ ही आप अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री क्लासेस का जो है फ़ायदा उठा सकें। वही इस हैंडआउट को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सभी की सभी आपको इसी एक हैंडआउट में मिलेंगी दोस्तों, है ना। ये हैंडआउट आपको वीकली कंबाइंड मिलेगा, जैसे एक वीक तक के जितने भी एडिटोरियल्स हम लेंगे वो सारे के सारे एडिटोरियल आपको एक PDF में हम कंबाइन करके देंगे, सो दैट आप एक सिंगल PDF और एक महीने के लिए आपको सिर्फ 4 PDF यहाँ पर डाउनलोड करनी होंगी और ये सारी की सारी PDF आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रोवाइड की जाएंगी। तो भारत भूटान व्यापारिक परिदृश्य की यदि बात की जाए तो भारत और भूटान के बीच
व्यापारिक परिदृश्य जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर 15 जुलाई 2020 को हम रिसेंट की बात करें तो भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है। तो ये याद इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है कि भाई 15 जुलाई को जयगांव भारत के पश्चिम बंगाल में और पसाखा जो है वो भूटान में, इन दोनों के बीच एक व्यापारिक मार्ग खोला गया है। और भारत सरकार ने पूर्व में भूटान स्थित पसाखा में एक अतिरिक्त भूमि जो है वो सीमा शुल्क स्टेशन भी यहाँ पर खोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक पहल है दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध जो कि काफ़ी अच्छे हैं उनको और सुदृढ़ बनाने की। वही आगे बात करें, भारत और भूटान का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है, जो भारत है वो भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब भूटान के लिए काफ़ी अच्छा खासा मार्केट भारत बनता है। वहीं वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार में 9,317 करोड़ रुपए का एक व्यापार हुआ था और इसमें भारत से भूटान को होने वाला निर्यात 6113 करोड़ रुपए का था, जो कि भूटान के कुल आयात का 84% है। आप समझ सकते हैं कि भूटान ने जितना भी आयात करता है उसका 84% वो भारत से करता है। तो एक तरह से भारत के लिए फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है भूटान। वहीं भूटान से भारत को होने वाला निर्यात लगभग 3314 करोड़ रुपए का था, जो भूटान के कुल निर्यात का 78% था। मतलब कहीं ना कहीं भारत के लिए ये भी फाइनेंशियली और ट्रेड वाइज बेनिफिट है और इंडिया के लिए भी फाइनेंशियली और ट्रेड वाइज बेनिफिट रखते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे में चाइना का जो इंट्रोडक्शन है, चाइना का जो एक तरह से स्टेप लिया गया है, ये दोनों ही देशों के बीच चिंता का विषय ज़रूर बनता है। आगे हम बात करते हैं कि भारत से भूटान को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज उत्पाद, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण, धातुएं, वाहन, सब्जी उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि शामिल है। मतलब इतनी चीज़ें हैं जो कि भूटान को भारत से भूटान निर्यात करता है। ऐसा बोल सकते हैं कि भारत जो है वो निर्यात करता है भूटान को। वहीं भूटान से भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में बिजली, फेरोसिलिकन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकन सीमेंट, क्लीनर, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद, आलू, इलायची आदि जो हैं चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में क्या दोनों देश जो हैं एक दूसरे को किस स्थिति पर रखते हैं और किस तरह की चीज़ें इन दोनों देशों के बीच हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन में हैं। तो यदि हम बात करें तो भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख उदाहरण है ना। मतलब एक जो कॉमन और म्यूचुअल तरह की जो योजनाएं बनाई गई हैं और भारत ने अपना पैसा लगाकर भूटान की परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए वहाँ पर भी कई सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, जो कि इन दोनों देशों के बीच दोस्ती को दर्शाता है ना। भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत जो है वो प्रदान करती हैं तथा राजस्व अर्जन के साथ साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। अब हम आगे बात करें, अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट के 3 पनबिजली परियोजनाएं लगाई हुई हैं। ठीक है, तो याद रखना है भारत ने 1416 मेगावाट की लगभग 3 पनबिजली परियोजनाएं भूटान में लगाई हुई हैं और निर्माण में सहयोग भी किया है इनके। ठीक है, और ये सभी की सभी परियोजनाएं चालू अवस्था में हैं जो कि भारत को विद्युत निर्यात कर रही हैं। आगे बात करते हैं कि जल विद्युत निर्यात भूटान के घरेलू राजस्व में 40% और उसके सकल घरेलू उत्पाद में 25% से अधिक का राजस्व प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी बनाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ होता है, इनडायरेक्टली हम ऐसा मान सकते हैं। और वर्ष 2009 में दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें यह सहमति बनी थी कि 2020 तक भूटान को 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में भारत उसका सहयोग करेगा। और वर्ष 2019 में भारत और भूटान के प्रधानमंत्री ने मिलकर मांग देचू पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश एक दूसरे के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। अब हम सभी समझ लेते हैं कि भाई जो भूटान है उसकी भूटान पर चीन की जो लगातार नज़र रही है उसके पीछे क्या रीज़न है। तो हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि चीन अपने उत्तरी पड़ोसी देश भूटान के साथ संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए उत्सुक है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भूटान का अभी भी कोई औपचारिक संबंध नहीं है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन एडिटोरियल इसीलिए आपका बनता है। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद है। चीन का लगभग सभी के साथ सीमा विवाद रहता है और चीन चाहता है कि सीमा विवाद को सुलझाते हुए भारत की कोई भूमिका ना हो। मतलब
चाइना ये चाहता है कि जो दोनों के संबंध हैं भूटान की और चाइना के, वो अपने द्विपक्षीय वे में ही रहें, भारत का उसमें किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। और भूटान ने साफ कर दिया है कि इस संबंध में जो भी बात होगी वो भारत की मौजूदगी में होगी, क्योंकि ये जो 1949 में ट्रीटी हुई थी, संबंधी हुई थी, उसके अनुसार जो भूटान है, भूटान के जितने भी विदेशी मुद्दे होंगे उनमें भारत की उपस्थिति, भारत का जो एक तरह से पॉइंट ज़रूर रहेगा। और यही चीज़ जो है भूटान ने चाइना के सामने क्लियर भी की है। वही हम बात करें भारत और भूटान के बीच हुई ऐतिहासिक संधि चीन को हमेशा खटकती रही है। जो 1949 में भारत और भूटान के बीच संधि हुई, जिसमें भारत जो है वो हर तरह के मुद्दों में हस्तक्षेप कर सकता है भूटान के, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर में करीब 470 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो भूटान और चीन के बीच रही है। दूसरी तरफ हम बात करें कि जो भारत और भूटान की सीमा है वो पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में 605 किलोमीटर की है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी रही है वो भूटान की सेना को भारत में प्रशिक्षण देने के साथ साथ अनुदान भी मुहैया कराती है। तो बेसिकली भारत जो है एक तरह से सैनिकों को हर तरह से ट्रेन करता है भूटान के, और वहाँ पर फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराता है। तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर भारत का रहा है भूटान की तरफ। वहीं हम बात करें भारत और भूटान की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी करता है। तो यहाँ पर सीमाओं पर भारत, भूटान और अपनी स्वयं की सुरक्षा भी कर रहा है। और चीन के इरादे हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं भारतीय सीमा को लेकर, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आगे की राह क्या है, ठीक है। तो आगे की राह में यदि हम बात करें तो भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भूटान की चिंताएं हैं वो इनडायरेक्टली भारत की खुद की चिंताएं भी है। क्योंकि यदि इन सीमाओं का विवाद बनता रहा तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भूटान चीनी हस्तक्षेप बढ़ने से भारत और भूटान के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव कमजोर पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि यदि भारत इंटरफेयर करता है तो कहीं ना कहीं भारत को चीन से डायरेक्ट टक्कर लेनी होगी, और यदि नहीं करता है तो वह भूटान से अपने संबंध को खराब करेगा। तो यदि ये चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से नहीं संभलती तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक मुश्किल सिचुएशन जो है वो खड़ी हो सकती है। वहीं भूटान की राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सामरिक और कूटनीति रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारा एडिटोरियल खत्म होता है। यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली भूटान चाइना विवाद क्या है और किस तरह से भूटान चाइना विवाद जो है वो भारत और भूटान के रिलेशंस को या भारत और चाइना की आगे आने वाली सिनारियोज़ को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपके एग्जाम के लिए बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी में ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अपने रिव्यू ज़रूर हमें लाइव चैट के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।